मून, मार्स और सन तक अंतरिक्ष उपकरण भेजने वाली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है। स्पेस में रॉकेट्स भेजने के साथ ही ये इसे बनाने का काम भी करते हैं, जिसे देश के मिसाइल प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जाता है। अपने मंगलयान मिशन से ये दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन पाई, जिसने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स तक सक्सेसफुली एक प्रोब भेजा। चंद्रयान 3 मिशन से मून पर एक रोवर भेजने में सफल रहे, जो उसके साउथ पोल तक पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला मिशन बना। इसके अलावा सैकड़ों सैटेलाइट्स लॉन्च करने में भी ये सक्षम है। 2017 में 104 सैटेलाइट्स भेजकर इसरो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो अगले 4 साल तक टिका रहा। आज इसरो इंडिया के साथ कई दूसरे देशों और प्राइवेट कंपनीज के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करती है। फ्यूचर में ये अब गगनयान मिशन के अंदर क्रूड स्पेस मिशन भी भेजेंगे। साथ ही एक स्पेस स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन भी प्लानिंग स्टेजेस पर है। मिशन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटीज और डिमांड की वजह से ये ज्यादा बड़े रॉकेट्स भी बनाएंगे, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। आज इसरो दुनिया की सबसे कुशल स्पेस एजेंसीज में आती है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी छोटी, हम्बल तरीके से हुई थी। इसका नाम भी पहले इसरो नहीं था। एक चर्च से ली गई छोटी सी जमीन पर देश का पहला रॉकेट लॉन्च पैड सेटअप किया गया, जहां पर साइकिल से रॉकेट पार्ट्स ले जाए जाते थे। उन हालातों से कैसे इसरो आज इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी बन पाई, इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1800s में स्पेस रिसर्च के नाम पर कई ऑब्जर्वेटरीज उत्पन्न हुई देश में, मैड्रास ऑब्जर्वेटरी और कोलाबा मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी जैसे। लेकिन सालों की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के बाद अब तारों को सिर्फ देखना काफी नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़कर तारों को छूने का समय आ गया था। आजादी के बाद नए ऑब्जर्वेटरीज के साथ साथ स्पेस रिसर्च पर भी थोड़ी ज्यादा टेंशन दी जाने लगी। इसके लिए 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पार्क को एस्टैब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। इसकी फंडिंग एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया करती थी। शुरुआत में डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई का बड़ा हाथ था इसको सेटअप करने में, जो बिलीव करते थे इसके स्पेस रिसर्च के मिशन पर। रॉकेट्स और प्रोपेलेंट डेवलप करने के लिए कई टॉप ऑफिसर्स और स्किल्ड इंजीनियर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट से ट्रांसफर किया गया। इधर रॉकेट लॉन्च करने के लिए केरला में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाया गया, जिसके लिए जमीन लोकल चर्च ने दी और बाकी एक्वायर करने में मदद की उन्होंने। इसको थुम्बा में मैग्नेटिक इक्वेटर से नजदीक होने के लिए बनाया गया। इधर से रिसर्च में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट कैरिंग रॉकेट्स यानी साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता था अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए। सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट फ्रांस के सेंटोर और अमेरिका के नाइकी अपाचे इस्तेमाल हुए। शुरुआत में वर्कशॉप एक चर्च बिल्डिंग में बनाई गई, लैब्स और स्टोर हाउसेस कैटल शेड्स में सेटअप किए गए और रहने की जगह ना होने से साइंटिस्ट रोज साइकिल से काम पर आया करते। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद ये खुद इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट्स बनाने लग गए, रोहिणी नाम से, जिसे 1967 से लॉन्च भी किया जाने लगा। वामन दत्तात्रेय पटवर्धन न्यूक्लियर केमिस्ट और डिफेंस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके पहले रॉकेट्स के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट्स को डेवलप किया। इन्होंने इंडिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का डेटोनेशन सिस्टम भी बनाया था, जो पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में एक्सप्लोड किया गया। इनको स्पार्क का नाम भी 1969 में बदलकर इसरो रख दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कुछ समय से वो नई लोकेशन को ढूंढ रहे थे एक नया सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए, तो उन्हें वो फाइनली मिली आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आइलैंड में। इसे कम पॉपुलेशन, इक्वेटर के पास और ईस्टर्न कोस्ट में होने की वजह से चुना गया। ये चेन्नई के 70 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है। इसको ईस्ट में रखने और इक्वेटर के पास रखने के दो फायदे होते हैं। पहला कि अर्थ की अपनी नेचुरल रोटेशन इक्वेटर के पास पाई जाती है, लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर। तो रॉकेट को लॉन्च करते वक्त इसी रोटेशन से स्पीड बूस्ट मिले, जिससे फ्यूल भी बचाया जा सके। और दूसरा, अगर कोई फॉल्ट हो रॉकेट में तो किसी पॉपुलेटेड एरिया पर ना एक्सप्लोड होकर ओशन में गिर जाए, इसलिए भी इसे चुना जाता है। आज तक श्रीहरिकोटा रेंज से 95 रॉकेट्स लॉन्च किए जा चुके हैं। अपनी ऑफिशियल फाउंडिंग के बाद भी इसरो ने फॉरेन स्पेस एजेंसी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेना कायम रखा, स्पेशली अपने मेन पार्टनर्स से, रशिया के रॉसकॉस्मोस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। श्रीहरिकोटा रेंज से पहला रॉकेट RH-125 लॉन्च हुआ 1971 में, जो एक सिंगल स्टेज रॉकेट था, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करते हुए। ये रोहिणी सीरीज का ही पार्ट था। 7 किलोग्राम का एक पेलोड कैरी किया 19 किलोमीटर ऊंचाई तक, जिसे कई प्रोसेसेस को टेस्ट और परफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे स्टेजिंग, डिस्ट्रक्ट सिस्टम, सेपरेशन डिवाइसेस और क्लस्टरिंग, जो जरूरी था रॉकेट्स को और एफिशिएंट और बेहतर बनाने के लिए। इसे वेदर फोरकास्टिंग रॉकेट्स के बूस्टर की तरह भी इस्तेमाल किया गया, मेनका 2 नाम से। उसी साल डॉक्टर विक्रम साराभाई का कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया, तो उनके सम्मान में तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन और तिरुवनंतपुरम की बाकी स्पेस एस्टैब्लिशमेंट्स को मिलाकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर नाम दे दिया गया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले रॉकेट्स यहीं बने थे। ये ऑनर
उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सलामी देता है। अगले साल तक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेटअप किया इंडियन गवर्नमेंट ने और इसरो को उसके अंडर ले आए ताकि वो प्रॉपर स्पेस रिसर्च पर ध्यान दे सकें और फंड एलोकेशन भी उसी हिसाब से हो पाए। नई सैटेलाइट्स की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए बैंगलोर में इसरो सैटेलाइट सेंटर आईसैक प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव की लीडरशिप में बनाया गया। वो एक पायनियर थे जिनका इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा को लॉन्च करने में बड़ा योगदान रहा। इसमें और दूसरे प्रोजेक्ट्स में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से उन्हें द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया से भी जाना जाने लगा और 10 साल के लिए वो चेयरमैन भी रहे पूरे इसरो के। उनके देहांत के बाद 2018 में आईसैक का नाम उनके सम्मान में बदलकर UR राव सैटेलाइट सेंटर रख दिया गया। इसरो ने सोवियट्स का इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया, जिसमें सोवियत यूनियन ने अपने एलाइड देशों की मदद की क्रूड और अनक्रूड स्पेस मिशंस लॉन्च करने में। इसी प्रोग्राम के तहत इसरो की बनाई देश की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा को भी एक सोवियत रॉकेट कॉस्मोस 3M में लॉन्च किया गया था 1975 में। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी उस देश के लिए जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इससे सीखते हुए बाद में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोग्राम की शुरुआत हुई ताकि इंडिया खुद के बनाए रॉकेट से सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके आत्मनिर्भर होके। ये 400 किलोमीटर की हाइट तक और 40 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने की क्षमता रखता था, मगर इनका पहला लॉन्च फेल हो गया 1979 में। अगले साल तक वो अपनी मिस्टेक्स को सुधार चुके थे, जिससे उन्हें अपना पहला सक्सेसफुल लॉन्च देखने को मिला रोहिणी RS-1 सैटेलाइट का। श्री हरिकोटा रेंज के SLV लॉन्च पैड से SLV-3 नाम के रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, जिससे ये इंडिया की पहली सैटेलाइट बनी देश में खुद डेवलप किए गए रॉकेट से भेजे जाने वाली। इस सफलता से इंडिया ऐसा करने वाला 7वां देश बना दुनिया में। APJ अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। बाद में SLV-3 की 40 किलोग्राम और 400 किलोमीटर की कैपेसिटी से ज़्यादा भारी पेलोड्स और ज़्यादा ऊंचाई तक सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले रॉकेट्स डेवलप करने पर काम शुरू हुआ। एरोनॉटिकल इंजीनियर सूर्य नारायणन श्रीनिवासन के अंडर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की डेवलपमेंट की जाने लगी, जिसमें 600 किलोग्राम पेलोड और 550 किलोमीटर ऊंचाई तक इसे डिलीवर किया जा सके। दूसरी तरफ SLV से थोड़ी एडवांस्ड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV का काम भी शुरू हुआ, जिसमें 150 किलोग्राम पेलोड को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी अर्थ के इक्वेटर से 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर लॉन्च किया जा सके। ASLV ने 4 लॉन्चेस किए अपने 1987 से 1994 के बीच, जिनमें से 2 फेलियर्स, एक पार्शियल सक्सेस और आखिरी वाला फुली सक्सेसफुल रहा। लेकिन दोनों बड़े व्हीकल्स को साथ में डेवलप किए जाने से इसरो के पास फंड्स की कमी देखने को मिली, इसलिए उन्होंने ASLV प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और सिर्फ PSLV को जारी रखा। उन्हें यही लगा कि जो बचे हुए फंड्स हैं वो एक ही प्रोजेक्ट में अच्छे से लगाकर उसे सफल बनाने में ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। इसके चलते उन्होंने PSLV के टारगेट को बढ़ाकर 1000 किलोग्राम पेलोड और 900 किलोमीटर ऊंचाई सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजने का तय किया। ये डिसीजन लिया गया क्योंकि इंडिया खुद से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डेवलप कर रहा था, जैसे भास्कर 1 और भास्कर 2, जो ओशंस का डेटा लेने के लिए बनाई जा रही थी, और यूरोप से वाइकिंग रॉकेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी भी मिली थी उन्हें। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से PSLV प्रोजेक्ट में काफी मदद मिली। इसके अलावा डिफेंस डिपार्टमेंट को भी मिसाइल्स बनानी थी अपनी, तो उन्होंने SLV-3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP को शुरू किया। APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में DRDO इसे बनवा रही थी क्योंकि मिसाइल लॉन्च और रॉकेट लॉन्च करने में काफ़ी समानताएं होती हैं। स्पेस रिसर्च और डिफेंस के बीच इस बड़े कोलैबोरेशन से देश में पहली बार खुद की मिसाइल्स बनाई जाने लगी, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। पहली 4 शॉर्ट और लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस या एयर मिसाइल्स हैं और नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ASLV को बंद करने के बाद इसरो ने फिर से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजने का सोचा और नया प्रोजेक्ट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV पर काम शुरू किया 1990 में। ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड एक दिन में घूमती हैं, यानी वो आसमान में एक ही जगह दिखेंगी हर रोज सेम टाइम पर। इनका उपयोग कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स करती है मोस्टली। GSLV में PSLV की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया, S125-139 सॉलिड रॉकेट बूस्टर और लिक्विड फ्यूल्ड विकास इंजन। इसकी 3rd स्टेज के लिए बाद में एक नया इंजन CE 7.5 बनाया गया। आज तक ये 16 लॉन्चेस कर चुके हैं, जिनमें से 10 फुली सक्सेसफुल रही। डॉक्टर सुब्बा राव पवलूरी, जो इसरो के पुराने एम्प्लॉय थे, उन्होंने देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनीज में से एक आनंद टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया 1992 में। हैदराबाद में बेस्ड ये फर्म इसरो के लिए लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट पेलोड्स और ग्राउंड
ग्राउंड सिस्टम्स के कंपोनेंट्स बनाती है। डॉक्टर सुब्बा का एम था इसरो को कंपोनेंट्स और सपोर्ट बाहर से प्रोवाइड करना अपने तरीके से, जिसके बाद वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी सैटेलाइट्स बनाना शुरू कर पाए इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। इसी दौरान PSLV ने अपना पहला सक्सेसफुल लॉन्च देखा 1994 में। इसके बाद उन्होंने कई लॉन्चेस किए कि वो आज इसरो का सबसे पॉपुलर रॉकेट बन चुका है। अभी तक वो 60 लॉन्चेस कर चुके हैं, 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करते हुए 36 कंट्रीज के लिए। इसके अलावा चंद्रयान 1, मंगलयान और आदित्य L1 मिशंस भी इसी में लॉन्च किए गए हैं। PSLV इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट उभर कर आया है, जिसने लॉन्चेस के साथ इसरो के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का भी काम किया है। स्पेस में प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ देश और दुनिया में बढ़ने लगी है पिछले 20 सालों में। पहले जहां कंपनीज सिर्फ सपोर्टिंग वर्क में शामिल हो पाती थी, आज वो खुद लॉन्च करने की क्षमता भी रखती हैं, और वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सस्ते दामों में, जैसे USA की SpaceX। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2002 में श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदलकर सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के ऊपर। वो एक मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया इसरो में, स्पेशली 1970s और 80s में, इसलिए ये ऑनर दिया गया उन्हें। अब इसरो ने अपनी काबिलियत दिखा दी थी रॉकेट बनाने और सैटेलाइट्स लॉन्च करने में, तो आगे बढ़कर कुछ और बड़ा करने का टारगेट लेते हुए उन्होंने चंद्रयान प्रोग्राम की शुरुआत की 2003 में। इस प्रोग्राम में पहले तो सिर्फ चांद के अराउंड एक ऑर्बिटर भेजने का प्लान था उनका, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एडवाइस पर एक चांद पर सरफेस ड्रॉप करने वाले इम्पैक्ट प्रोब को भी डेवलप किया जाने लगा। साइंटिस्ट का भी मानना था कि जो मेजरमेंट्स और डेटा वो इम्पैक्ट प्रोब से ले पाएंगे वो ऑर्बिट से काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। जब तक इसमें काम शुरू हुआ, इसरो एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस भेजने का मन बना रही थी। उसके लिए ऑर्बिटल व्हीकल नाम से क्रूड स्पेस फ्लाइट की शुरुआती स्टडीज की जाने लगी और बाद में कमीशन भी कर दिया गया 2024 की डेडलाइन के साथ। 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था तब, और उससे फिर काम शुरू हुआ। तभी चंद्रयान 1 तैयार हो चुका था चांद के लिए। इसे PSLV XL-C11 में लॉन्च किया गया 2008 में, जो इंडिया का पहला मून लैंडिंग मिशन बना। लॉन्च होने के 23 साल बाद इम्पैक्ट प्रोब ऑर्बिटर से अलग हुआ और शैकलटन क्रेटर के पास जाकर लैंड किया। इस लैंडिंग स्पॉट को जोहर पॉइंट नाम दिया गया। इससे इंडिया दुनिया का 5वां ऐसा करने वाला देश बन गया, सोवियत यूनियन, USA, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद। सतीश धवन स्पेस सेंटर वैसे तो ज्यादातर लॉन्चेस के लिए सही है, मगर पोलर ऑर्बिट रॉकेट लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स को साउथवर्ड्स डायरेक्शन में लॉन्च करने की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि श्रीहरिकोटा के एग्जैक्ट साउथ में श्रीलंका आ जाता है, तो उसके एयर स्पेस में रॉकेट चले जाएगा, जो कि इंटरनेशनली इलीगल और सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए रॉकेट्स को एक साउथ ईस्टवर्ड कर्व्ड पाथ में लॉन्च करना पड़ता है, जिसमें बहुत फ्यूल लग जाता है। इसे डॉगलेग मैनूवर भी कहते हैं। ये करना छोटे रॉकेट्स के लिए काफी इनएफिशिएंट भी होता है, इसलिए स्मॉल रॉकेट लॉन्चेस और पोलर ऑर्बिटल लॉन्चेस के लिए तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टनम में नया स्पेस स्टेशन बनाने का डिसीजन लिया गया। 2011 में इसकी रिक्वेस्ट रखी गई थी, लेकिन कुछ डिलेज के बाद 2024 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाई। बनने के बाद ये इसरो का तीसरा लॉन्च पैड हो जाएगा और यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते ही सदर्न डायरेक्शन में जा पाएंगे, श्रीलंका से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। अब क्योंकि कुछ रॉकेट पार्ट्स एक्सपेंडेबल होते हैं, स्पेशली लॉन्च व्हीकल्स, जिसे सिर्फ एक बार ही लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय या अनयूजेबल रह जाते हैं। पहले तो यही नॉर्म था, लेकिन धीरे धीरे सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज रीयूजेबल रॉकेट पार्ट्स की तरफ जा रही हैं, जिसमें SpaceX एक पायनियर माना जाता है। इस एवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए इसरो ने 2012 में अपना रीयूजेबल रॉकेट बनाने का प्लान रखा, लेकिन थोड़े अलग स्पेस प्लेन्स के रूप में। ये पूरा रॉकेट रीयूजेबल ना होकर सिर्फ ऑर्बिटर व्हीकल रीयूजेबल होती है, जो एक नॉर्मल प्लेन की तरह जमीन पर लैंड कर सकती है। इसका फायदा ये है कि री एंट्री के टाइम ऑर्बिटर कैप्सूल को ओशन में स्प्लैश डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल रनवे पे लैंड किया जा सकता है स्पेस प्लेन की मदद से। जब तक इस पर काम चल रहा था, उसी दौरान इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान को लॉन्च किया, जो UR राव सैटेलाइट सेंटर में मैन्युफैक्चर हुआ। इसकी सफलता के बाद इसरो ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी और एशिया की पहली स्पेस एजेंसी बन गई। और इतना ही नहीं, ये अपने पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने वाली दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन गई। इसके बाद इसरो मून पर दोबारा मिशन भेजने में लग गए, जिसे ओरिजिनली रशिया ने डिलीवर करना था मून तक, लेकिन उनकी तरफ से डिलेज देखने को मिल रहे थे, इसलिए इसरो ने इसे खुद लॉन्च करने का सोचा और उसकी डेवलपमेंट में जुट गए। इसी समय उनको एक और जीत हासिल हुई, जब सालों से लटक रहे क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को एक बूस्ट मिला, ज्यादा बजट एलोकेशन के रूप में 171 करोड़ रुपए। इससे अब इंडिया के अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद स्पेस में भेजने के सपने में नई ऊर्जा आई। टेस्टिंग होने लगी और कुछ फेलियर्स भी देखने को मिले, लेकिन उसी समय इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके। इसे 2017 में PSLV के 39th मिशन में भेजा गया, जो रिकॉर्ड 2021 तक बना रहा, जब SpaceX ने इससे भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी एक ही बार में। इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाने के साथ छोटे पेलोड्स को और तेजी से लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की डेवलपमेंट
शुरू हुई। PSLV और GSLV इसके मुकाबले ज्यादा बड़े, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स थे। PSLV में जहां 600 ऑफिशियल्स चाहिए होते एग्जीक्यूट करने के लिए कई महीनों की प्लानिंग के साथ, वहीं SSLV में 6 ऑफिशियल्स सिर्फ कुछ हफ्तों में इसकी प्लानिंग और लॉन्च को अंजाम दे सकते थे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करें तो उसके लिए गगनयान प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में लॉन्च होंगे 3 दिन के लिए वापस अर्थ में स्प्लैश डाउन करने से पहले। 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए इसके लिए। ये एक अनचार्टेड टेरिटरी होगी इसरो के लिए, जो चैलेंजिंग के साथ न्यू होराइजन को एक्सप्लोर करेंगे। इससे इंडिया चौथा देश बन जाएगा दुनिया में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स करने वाला। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSU को एस्टैब्लिश किया गया इसके लिए, जो इसरो की कमर्शियल एक्टिविटीज हैंडल करने लगी। इसी समय चंद्रयान 2 भी रेडी था लॉन्च के लिए। इसमें विक्रम लैंडर को चांद पर लैंड करके प्रज्ञान रोवर को लूनर सरफेस पर छोड़ना था रिसर्च के लिए, लेकिन मिशन का ये पार्ट फेल हो गया। लैंडर क्रैश हो गया सरफेस पर सॉफ्टवेयर एरर की वजह से। क्रैश साइट को बाद में तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया, मगर ऑर्बिटर सक्सेसफुली पोजीशन में आ गया और अभी भी ऑर्बिट कर रहा है मून को। इसरो ने डिसाइड किया कि फ्यूचर मिशंस के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स को एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए बनाना चाहिए, स्पेशली ह्यूमन बॉडी पर वेटलेसनेस और रेडिएशन के बारे में और जानने के लिए। इसलिए पहली रोबोट ह्यूमनॉइड व्योमित्रा नाम से डेवलप की गई। नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके एनिमल्स पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उनको भी कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ SSLV का पहला सक्सेसफुल लॉन्च देखने को मिला 2023 में एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होकर 334 किलोग्राम का पेलोड लोअर थर्ड ऑर्बिट में डिलीवर किया गया। इससे अब चीप में सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, जिससे इसरो कंपेटिटिव रह सके प्राइवेट स्पेस कंपनी से, जो लगातार इसके प्राइसेस कम कर पा रहे हैं अपनी इनोवेशन से। अगले साल 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया पिछले फेल्ड अटेम्प्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। इस बार विक्रम लैंडर चांद के सरफेस पर लैंड करने में सफल रहा, और इतना ही नहीं, ये मून के साउथ पोल पर लैंड होने वाला पहला लैंडर बना दुनिया में। इसमें से एक 6 व्हील का प्रज्ञान रोवर निकला, जो सरफेस में एक्सपेरिमेंट्स करके डेटा भेजता रहा अगले 11 दिन के लिए, जिसके बाद वो बंद हो गया। इतना ही पर्पस था उसका, और सारे असाइनमेंट्स पूरे कर पाया बंद होने से पहले। इससे इंडिया मून लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया दुनिया में। पिछले कुछ सालों में इसरो पहले से कई ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत कर रहे हैं साइंटिस्ट दिन रात। मार्स और मून तक सक्सेसफुली प्रोब्स भेजने के बाद अब सन को स्टडी करने के लिए प्रोब भेजने का सोचा गया। इसके लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ, जो एक कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट है, जो सूरज के एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर यानी कोरोना को स्टडी करेगा अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर। ये लाग्रेंज पॉइंट L1 पर सूरज को ऑर्बिट करेगा, वो पॉइंट जहां अर्थ और सूरज ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। आज इसरो इस इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर है और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाया है, जिसने ह्यूमैनिटी की स्पेस अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में एक जरूरी भूमिका निभाई है। फ्यूचर में ये और ऐसे एसेंशियल प्रोजेक्ट्स और मिशंस में जाएंगे जिन पर काम स्पीड से चल रहा है। तीसरे लॉन्च पैड कुलाशेखरपट्टनम पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है और अगले 2 साल में पूरी हो जाएगी। SSLVs को यहीं से लॉन्च किया जाएगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की बात करें तो गगनयान को 2025 में लॉन्च करने का प्लान है। इनिशियली तो इसे 3 साल पहले अंजाम देना था, मगर तब से ही डिले होता जा रहा है टेक्निकल इश्यूज और क्रू सेफ्टी कंसर्न्स के चलते। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करने का सोच रही है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम से। इसके फेज 1 मॉड्यूल को 2028 में लॉन्च करने का प्लान है। अगर इंडिया इसे ऑपरेशनल बना पाई तो ये तीसरा स्पेस स्टेशन हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चाइना के टियांगोंग स्पेस स्टेशन के बाद। चंद्रयान 4 मिशन भी 2028 के लिए प्लान्ड है। ये एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसके तहत मून सॉइल को कलेक्ट करके स्पेसक्राफ्ट से वापस अर्थ लाया जाएगा रिसर्च के लिए। ऐसा मिशन पहला होगा इंडिया का, जो काफी चैलेंजिंग है, जिसमें काफी सारे मूविंग पार्ट्स और कंपोनेंट्स लगेंगे। इसके अलावा एक वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान का भी प्लान है। हालांकि ये डिले हो सकता है क्योंकि अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टडी पूरी नहीं हुई और गगनयान को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी अगर रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं उस दौरान। 20th सेंचुरी में यूएसए की नासा और सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम्स ने दुनिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन से वाकिफ करवाया। इन्हीं की ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स ने इंडियन स्पेस रिसर्च और दूसरी कंट्रीज को अपनी स्पेस एजेंसीज बनाने की प्रेरणा दी। इन दोनों की स्पेस रेस चल रही थी कि कौन पहले स्पेस और मून तक पहुंचेगा। पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सोवियट्स ने 1961 में पूरी की, कॉस्मोनॉट यूरी गैगारिन को स्पेस में भेजकर, जिससे वो स्पेस रेस जीतते हुए दिख रहे थे, जिसकी वजह से नासा ने चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने के बारे में सीरियसली सोचा अपोलो प्रोग्राम शुरू करके। कई लॉन्चेस के बाद वो पहले ह्यूमंस को मून पर लैंड करवाने में सफल रहे। 1969 में अपोलो 11 मिशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ऑल्ड्रिन चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने। ये करने से यूएसए मून रेस में जीत हासिल कर पाई। इन स्पेस प्रोग्राम्स की बदौलत कई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी देखने को मिली हैं जिन्होंने डे टू डे लाइफ पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचाया है। जैसे फ्लाइट कंप्यूटर की वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट्स की शुरुआती रिसर्च हुई जिसकी वजह से मॉडर्न सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बेस बना। दूसरी तरफ कॉर्डलेस पावर टूल्स, फायर प्रूफ मटेरियल्स, हार्ट मॉनिटर्स, सोलर पैनल्स, डिजिटल इमेजिंग, लिक्विड मीथेन फ्यूल जैसी टेक्नोलॉजीज में भी डेवलपमेंट हुई। सोवियत यूनियन के 1991 में डिवीजन होने के बाद उनकी स्पेस एजेंसीज का बड़ा हिस्सा रशियन फेडरेशन को मिल गया। उसके बाद कई डिवीजन और मर्जर्स से आज की रशियन नेशनल स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस एस्टैब्लिश हो पाई। गवर्नमेंट एजेंसीज के बाद अब प्राइवेट स्पेस कंपनीज ने एंट्री की है जो काफी नई इनोवेशंस और कॉस्ट कटिंग कर पा रही हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज भी नहीं कर पा रही थी। फायदा देखते हुए गवर्नमेंट भी इसे एनकरेज करने लगी। इंडिया में भी ऐसे देखने को मिला जब 2018 में इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना, नागा भरत दाका और वासुदेवन गांधी ने स्काईरूट एरोस्पेस को एस्टैब्लिश किया स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यानी छोटे पेलोड वाले रॉकेट्स बनाने के लिए। 35 करोड़ रुपए की इनिशियल फंडिंग के साथ इसे स्टार्ट किया गया। नवंबर 2022 में स्काईरूट का बनाया देश का पहला प्राइवेटली मेड रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ऐसे कुछ और स्टार्टअप्स बनने लगे हैं जैसे अग्निकुल, ध्रुवा स्पेस, पिक्सल वगैरह। इससे अब नए दरवाजे खुल रहे हैं इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए जिसमें प्राइवेट एंटिटीज का रोल बढ़ेगा और वो इनोवेशंस ड्राइव करेंगे आगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। प्राइवेट स्पेस कंपनी का जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो है स्पेसएक्स, एक अमेरिकन कंपनी जिसे 2002 में इलॉन मस्क ने एस्टैब्लिश किया। ये सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक है जिसने एक ऑर्बिटल रॉकेट बूस्टर की वर्टिकल लैंडिंग अचीव की और ऐसा करने वाली पहली एजेंसी बन गई दुनिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज को मिलाकर। इन्होंने लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट डेवलप किया अर्थ के ऑर्बिट के लिए, स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च, ऑर्बिट और रिकवर किया और एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भी भेजा। ये काफी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई सेंचुरी में लाए जब गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसा करने में चूक रही थी हाई कॉस्ट, कम फंडिंग और कम गवर्नमेंट इंटरेस्ट की वजह से। इसके प्रोडक्ट्स में शामिल है पार्शियली रियूजेबल रॉकेट्स फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी और पार्शियली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन 1 और ड्रैगन 2। फैल्कन 9 रॉकेट्स अब तक 300 से ज्यादा बारी लैंड और दोबारा लॉन्च किए जा चुके हैं। अब प्राइवेट एंटिटीज अपने आप को प्रूव भी कर चुकी हैं और उनके कंट्रीब्यूशन से ओवरऑल स्पीड और इंटरेस्ट पीक पर है अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। इनको इग्नोर नहीं कर सकते और अब पहले से ज्यादा जरूरत है इनकी। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अभी बहुत छोटा है इनके सामने, लेकिन इन्हें एंकरेज करें तो काफी ग्रो करने की काबिलियत भी है इसमें। वर्तमान में इसरो कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्राइवेट कंपनीज की डेवलप्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन। इससे इसरो को एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल जाता है जिसे वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट फंडिंग से एक्स्ट्रा। कुछ दूसरी कंपनीज जैसे अग्निकुल, गोदरेज एरोस्पेस और लार्सन एंड टूब्रो लॉन्च व्हीकल और प्रोपेलेंट सिस्टम्स डेवलप करती हैं इसरो के लिए, जिन्हें इसरो के अलावा दूसरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी खरीद सकती हैं या फिर इनके जरिए अलग प्राइवेट स्पेस मिशंस को लॉन्च किया जा सकता है स्पेसएक्स की तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स और बाकी ऐसे पेलोड्स की मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ने से स्पेस लॉन्च मिशंस की डिमांड भी बढ़ेगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कई ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन से जुड़ा होगा। इंडिया में बढ़ती सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर हमारी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।